हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों, इसके पहले मैंने प्रश्नावली 4D आपको पढ़ाया था, जिसमें उपसारिक और इस चैप्टर में उपसारिक और सहगुणनखंड ज्ञात करना था, जिसमें कि उपसारिक और सहगुणनखंड जो होता है, सहगुणनखंड जो होता है वो बोर्ड के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले हम लोग क्या कहते, 2x2 का पहले उपसारिक निकाले थे और उसका सहगुणनखंड भी निकाले थे। फिर इसके बाद मैंने उसी पार्ट 1 में मैंने आपको 3x3 का बताया था, उसका उपसारिक ज्ञात करना और उसका सहगुणनखंड ज्ञात करना। कुछ अलग टाइप की सवालें हैं जो एनसीईआरटी के हैं, जैसे आप देखेंगे प्रश्नावली 4D में हर्षरूप शर्मा से जो आपकी सवाल नंबर 5 है और सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 5 5, 6 और 7 तीनों सवालें सेम हैं, लेकिन उसको आपको जानना बहुत ही जरूरी होगा कि ये सवालें लगती कैसे हैं। यह जो कि उपसारिक और सहगुणनखंड इसका तो ज्ञात करना है, इसमें उपसारिक ज्ञात करना, उपसारिक का मान ज्ञात करना है, जो थोड़ी सी रूल इसका अलग है। तो हम आपको बताना चाहेंगे प्रश्नावली 4D की और एक्सरसाइज की 5वीं सवाल, 6वीं सवाल और 7वीं सवाल, जिसमें हम लोग पहले 7वीं सवाल को हल करेंगे और 7वीं सवाल आप जान जाएंगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो जो एक्सरसाइज की 5वीं सवाल है उसके बेस पे हम लोग उसके बेस पर है और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, पहले हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर, पहले हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7 सवाल, एक्सरसाइज के 7वें सवाल, जिसमें एक्सरसाइज के 7वें सवाल में लिखा गया था कि दूसरे पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, दूसरे पंक्ति का प्रयोग करना है आपको। दूसरी पंक्ति का प्रयोग करना और आपको दिया गया था डेल्टा बराबर, आपको दिया गया था डेल्टा बराबर 5, 3, 8 और 2, 0, 1, 1, 2, 3। ठीक, यह आपको दिया गया था, आपने देखा होगा। ये एक्सरसाइज के 7वें सवाल है और इसमें कह रहा था कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करके, दूसरी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना था। अब आपको करना क्या होगा कि सिंपल तरीके से सहखंड का प्रयोग करना दूसरी पंक्ति का। आपको पता होगा कि ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। पहली पंक्ति को R1 से लिखते हैं, दूसरी पंक्ति को R2 से और तीसरी पंक्ति को R3 से लिखते हैं। और ये पहला कॉलम है, इसको C1 से लिखते हैं और इसको C2 से और इसको C3 से। तो हमें दूसरी पंक्ति का प्रयोग करना है, तो दूसरी पंक्ति मतलब R2 का प्रयोग करना, इस वाली पंक्ति का। तो हम लोग जैसा कि आपके सहगुणनखंड का प्रयोग करना है, तो आप लिखना 2 का सहगुणनखंड, 2 का सहगुणनखंड 2 है। आप देखेंगे ये 2 जो है कि ये पहला रो है या दूसरा रो है, तो -1 के पावर दूसरा रो और ये पहला कॉलम है। देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम, इसको लेने के बाद दूसरा रो और पहले कॉलम को लेने के बाद आपका बचेगा 3, 8, 2, 3 लिख देंगे। और दूसरा रो और पहला कॉलम है तो इसे प्रदर्शित करते हैं A21 से। तो A21 बराबर आपके पावर -1 के पावर 2 + 1, 2 + 1 का मतलब होता है 3, जो कि ऑड है। ऑड है तो -1 के पावर ये माइनस देगा और हम लिख देंगे माइनस, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और जब 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 16 हो गया दोस्तों। और इसमें से 9 और 16 में से आप देखेंगे 16 बड़ा है, तो यहाँ पे पहले से माइनस लिखा गया था तो ये माइनस होगा और ये 16 का चिन्ह लिख दिया जाएगा। और इसमें से 16 में से ये 9 माइनस हो गया तो ये आ जाएगा 7। ठीक, और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस और आपका जाएगा 7, ये मान आ जाएगा A21 का। ओके, A21 का मान निकालने के बाद तो हम लोग 0 का निकालेंगे। हम लिखेंगे 0 का सहगुणनखंड। जब 0 का सहगुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -1 के पावर, ये देखेंगे -1 के पावर, इसको लिखेंगे 2 + 2, क्योंकि ये दूसरा रो है, दूसरा कॉलम, दूसरे रो और दूसरे रो कॉलम को लिखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 5, 8, 1 और 3 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख दिया -1 के पावर 2 + 2, 2 + 2 मतलब 4, ये इवन होगा। जब माइनस के पावर इवन होता है तो ये प्लस हो जाता है और इसको हटा देंगे। और 5 का मल्टीप्लाई जब 3 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 15, और 8 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक, और 15 में से 8 निकला तो कितना हो जाएगा 7। ठीक, फिर इसके बाद 0 का निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे 1 का सहगुणनखंड। जब 1 का सहगुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 के पावर, ये देखेंगे दूसरा रो है, तीसरा कॉलम, जो 2 है यहाँ पे लिखा गया 1, ये दूसरा रो तीसरा कॉलम, और आपका आ जाएगा 5, 3, 1, 2।
5 3 1 और 2। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा -1 की पावर 2 + 3 इज इक्वल टू 5 आएगा, जो कि ऑड है और माइनस के पावर ऑड होगा तो ये हो जाएगा माइनस, और 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। जब ये होता है मल्टीप्लाई तो प्लस के साथ, और इसका मल्टीप्लाई होता है तो माइनस के साथ। और देखेंगे 10 में से 7 निकला, 3 निकला तो ये हो जाएगा -7, और इसको लिख देंगे A23 से। ठीक, ये जो दूसरा वाला तत्व 0 का सहगुणनखंड, इसको A22 से लिख दें, क्योंकि दूसरा रो और दूसरा कॉलम। ठीक, और इसके बाद हमें प्रयोग क्या करना, दूसरी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके। अगर दूसरी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करना है तो इसमें फार्मूला चलेगा, एक फार्मूला होगा, यह दूसरी पंक्ति है तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम A21 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल A21 प्लस, फिर इसके बाद ये दूसरी पंक्ति को, दूसरा वाला ये जो 0 वाला तत्व है इसको बोलते हैं A22 0 को, और इसके बेस में जो सहगुणनखंड आया वो आया A22, फिर लिखेंगे प्लस, फिर दूसरा रो में ये तीसरा तत्व है, ये तीसरे तत्व को लिखते हैं A23 दूसरा रो और तीसरा कॉलम, और इसके बेस में जो हमारा सहगुणनखंड आया वो आया A23 हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे A21 का मान है कितना, इसको स्मॉल A21 कहते हैं और ये कैपिटल A21 होता, स्मॉल A21 बराबर आपका 2 आया तो 2 हो गया, इनटू मल्टीप्लाई +7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7, फिर लिखेंगे प्लस A22 का मान है कितना, ये दूसरा स्मॉल A22 ये तत्व है, स्मॉल A22 बराबर हो गया 0 इंटू कैपिटल A22 लिखा है तो इसका मान है +7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 प्लस, यहाँ पे लिखा गया था A23 का मान है कितना 1 इंटू कैपिटल A23 का मान है -7। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई जब 7 के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 0, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ ये हो जाएगा 7, और 0 की कोई वैल्यू नहीं है, और 14 में से 7 निकल गया तो आपका आ गया +7, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक, और दोस्तों इसमें देखेंगे कि हम लोग दूसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग किए थे। अगर सपोज दैट इसी सवाल में कहता कि तीसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करना है तो ये फार्मूला, जब तीसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करना होता तो ये फार्मूला हम लोग तब इसका यूज करते, तब हमारा फार्मूला चलता A31 तीसरा रो और पहला कॉलम, और इसके बेस पे हमारा जो सहगुणनखंड होता A31 हो जाता प्लस, फिर तीसरी पंक्ति में ये दूसरा तत्व है, इस दूसरे तत्व को हम लिखते A32 क्योंकि तीसरा रो और दूसरा कॉलम, और इसके बेस पे जो सहगुणनखंड आता उसे लिखते A32। ओके, और तीसरी पंक्ति का ये तीसरा तत्व है तो तीसरी पंक्ति के तीसरे तत्व को वह लिखते A33, और इसके बेस पे जो सहगुणनखंड आता वह A33 हो जाता। अगर हमें तीसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करना होता तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते। अगर सपोज कह देता कि दूसरा स्तंभ का प्रयोग करिए, दूसरे स्तंभ का प्रयोग करते हुए, कि दूसरे स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग करते हुए हमारा मान निकालना था तो हम इसका यूज करते, तब हमारा क्या चलता दूसरे स्तंभ के अवयवों का। तो ये देखेंगे पहला रो है और दूसरा कॉलम है, तो ये फार्मूला तब फिर चलता कि ये A2 चलता, पहला रो और दूसरा कॉलम A12, और इसके बेस पे जो सहगुणनखंड आता वह A12 आ जाता। फिर इसके बाद ये जो दूसरे स्तंभ में ये दूसरा तत्व है, ये देखेंगे दूसरा रो और दूसरा कॉलम है तो इसको लिखते A22, और इसके बेस पे जो सहगुणनखंड आता वह आ जाता कैपिटल A22। फिर तीसरा ये हो जाता A23, ये तीसरा रो और दूसरा कॉलम तो ये हो जाता A32, ये हो जाता कैपिटल A32। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर वह तीसरे स्तंभ की बात करता तो इसका प्रयोग करते, तो हम लोग लिखते A13 स्मॉल A13 कैपिटल A13 स्मॉल 23 और कैपिटल 23 और स्मॉल 33 और कैपिटल A3 करके हम लोग मान निकाल लेते हैं। ठीक, अब जैसे सवाल पूछेंगे वैसा हम लोग हल करेंगे। जैसे आपने ये एक्सरसाइज की 7वीं सवाल हल किया और 6ठी सवाल सेम है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप 6वीं सवाल को सॉल्व कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं जो एक्सरसाइज की 5वीं सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों ये एक्सरसाइज की 5वीं सवाल है, 4D के एक्सरसाइज की 5वीं सवाल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NCERT की सवाल है। ये थोड़ी सी अलग है,
और जैसा कि आपने एक्सरसाइज की 7वीं सवाल हल किया था मैंने, और एक्सरसाइज की 6ठी सवाल आप हल कर लेंगे, एकदम सेम है। और ये रहा एक्सरसाइज की 5वीं सवाल। रूल सेम होगा, लेकिन उसमें दूसरी पंक्ति का प्रयोग करना था, लेकिन इसमें तीसरे स्तंभ का प्रयोग करना है। और तीसरे स्तंभ का मतलब कि ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, इसका प्रयोग करके हमें मान निकालना। चलिए हम लोग निकालते हैं। और सिर्फ हमें सहगुणनखंड निकालना होगा तीसरे स्तंभ का। तीसरे स्तंभ का मतलब पहले हम निकालेंगे वाई जेड का, वाई जेड का पहले हम सहगुणनखंड निकालेंगे। किसका? वाई जेड का सहगुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -1 के पावर। यह पहला रो रहा और तीसरा कॉलम रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 + 3, 1 + 3 लिख दिया। ये पहला रो और तीसरे कॉलम को छोड़ने के बाद आपका आया क्या? 1 वाई और 1 और जेड हो गया। अब लिखेंगे 1 + 3 लिखा गया। 1 + 3 का मतलब होगा 4, 4 जो कि इवन है। जब इवन होगा तो इसका मान धनात्मक होगा, और जब धनात्मक होगा तो इसका मान आ जाएगा जेड का जेड के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा जेड - वाई। ठीक। हाँ भैया बताइए। वाई जेड का सहगुणनखंड जैसा आप लोगों ने निकाला, ये तीसरा स्तंभ का था, -1 के पावर 1 + 3 लिखा था, तो 1 और 3 मिलके हुआ था 4 जो कि इवन है, और ये धनात्मक आ गया, और जेड का मल्टीप्लाई 1 के साथ और वाई का मल्टीप्लाई किसके साथ? 1 के साथ हो गया, तो जेड - वाई हो गया। अब उसके बाद जेड एक्स का निकालेंगे, जेड एक्स का सहगुणनखंड निकालेंगे। तो जेड एक्स में देखेंगे ये दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पर हो गया 2 + 3, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। दूसरे रो और तीसरे कॉलम को छोड़ने के बाद आपका बचेगा 1x और 1 और z। ठीक। तो 2 और 3 मिलके कितना हो गया? 5। 5 की जो कि ये 5 हो गया, तो ये -1 के पावर 5 ऋणात्मक हो जाएगा, और आपका हो जाएगा -5 जेड का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो जेड हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? x। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड के साथ तो ये हो जाएगा -z, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, और इसको प्लस वाले को पहले लिख दें और माइनस वाले को बाद में लिख दें, तो आपका हो जाएगा x - z। चलिए यहाँ पर ये पहला रो है और तीसरा कॉलम है, तो इसको लिख सकते हैं A13, और जो JDX है वह दूसरे रो और तीसरे कॉलम पर है, तो इसे लिख देंगे कैपिटल A23। अब इसके बाद XY का नंबर आता है, तो हम निकालेंगे XY का सहगुणनखंड। XY का सहगुणनखंड निकालेंगे तो -1 के पावर यहाँ पे लिखेंगे 3 + 3, तीसरा रो और तीसरा कॉलम 1x और लिख देंगे 1y, और लिखेंगे 3 + 3, तो ये 3 + 3 इवन हो जाएगा, जो कि ये धनात्मक आ जाएगा, और y का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, तो y माइनस कितना हो जाएगा? x। अब उसके बाद हमें यूज करना तीसरे स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग करके। तीसरा स्तंभ यह है और इसके सहखंडों का प्रयोग करके, तो पहले लिखेंगे स्मॉल 13, पहला रो तीसरा कॉलम, और इसका सहखंड होगा कैपिटल A13, प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हुआ प्लस A23, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, और इस पे जो सहगुणनखंड होगा ये हो जाएगा A23, प्लस ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम रहा, तो इसको लिखेंगे कैपिटल A33, सॉरी स्मॉल A33, और इसका जो सहगुणनखंड होगा वो हो जाएगा कैपिटल A33। ओके। A13 का आप मान देखेंगे, ये लिखा गया YZ, पहला रो और तीसरे कॉलम का मान कितना? YZ, और ये लिखा गया कैपिटल A3, कैपिटल A3 का मान जो है 13 का मान है, ये हो गया Z - Y, प्लस A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरे रो और तीसरे कॉलम का मान है JDX, तो आपने लिख दिया JDX, और कैपिटल A23 इसका जो सहगुणनखंड है वो कितना आएगा? x - z, यहाँ पे लिख दिया x - z, प्लस लिखा गया था A33 का मान है XY, तो यहाँ पे लिख दिया XY, और इसका जो मान है ये हो गया y - x। y - x के बजाय अब हम लोग लिखेंगे x - y आना चाहिए, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, y × ZD² हो जाएगा, और y का मल्टीप्लाई y के साथ हो जाएगा, तो -y² z हो जाएगा, प्लस z और x का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ZX² - ZD² x, प्लस और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा XY, ये हो जाएगा x - y।
अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई आया, तो यहाँ पर वाई जेड स्क्वायर है, वाई जेड स्क्वायर को इसके साथ कर दें और इसको इसके साथ कर दें तो हमें x माइनस वाई दोनों में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया था वाई जेड स्क्वायर, फिर लिखा गया था माइनस जेड स्क्वायर एक्स, जेड स्क्वायर एक्स, जेड स्क्वायर कॉमन हो गया तो वाई माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, और आपका आ जाएगा एक्स माइनस वाई। और दूसरे वाले को लिखा माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, अरेंज कर दिया। यहाँ पे लिखा गया था वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, तो दोनों में क्या कॉमन है जेड स्क्वायर, तो आपका हो गया जेड स्क्वायर। फिर यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस जेड स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो जब माइनस जेड स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई। फिर यहाँ से जेड कॉमन कर लेंगे, माइनस प्लस जेड एक्स प्लस जेड कॉमन कर लेंगे, जैसे ही प्लस जेड कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब देखेंगे यहाँ पर एक्स माइनस वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपका होता है एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई और दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस वाई। तो हमें एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई तीनों जगह से मिल जाएगा, तो आपका कॉमन क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। जैसे ही एक्स माइनस वाई कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा माइनस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ से जेड बचेगा और इसके कोष्टक में बचेगा एक्स प्लस वाई और माइनस क्या बचेगा एक्स वाई। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे लिखा गया था माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड का गुणा एक्स के साथ तो माइनस जेड एक्स, और जेड का गुणा वाई के साथ तो जेड वाई माइनस एक्स वाई, ये आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद एक्स माइनस वाई आ गया, अब हमें चाहिए वाई माइनस जेड। वाई माइनस जेड कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे जेड स्क्वायर लिखा गया था और यहाँ पे जेड आ जाएगा और इसको इसके साथ कर लें तो आपका हो जाएगा वाई माइनस जेड। देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई आया था और यह आपका हो गया माइनस जेड स्क्वायर, और इसको जेड वाई के साथ कर लिया तो ये हो गया माइनस जेड वाई और प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई साथ में कर लिया। फिर इसके बाद आपका हो गया ये एक्स माइनस वाई, यहाँ से देखिए यहाँ पे जेड है और यहाँ पे जेड स्क्वायर, दोनों से क्या हो गया जेड कॉमन हो गया, तो पहले प्लस वाले को लिख लें तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, और इससे माइनस कॉमन कर लें, एक्स कॉमन कर लें, माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड। अब देखेंगे वाई माइनस जेड और वाई माइनस जेड दोनों जगह लिखा गया है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा वाई माइनस जेड, और तीसरे कोष्टक में हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और ये फाइनली आंसर हो जाएगा आपका। ये रहा प्रश्नावली 4D की एक्सरसाइज की 5वीं सवाल, जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और 6ठी और 7वीं सवाल जो कि आसान है, और रूल तो इसी का से रूल तो यही लगेगा, लेकिन 6ठी और 7वीं सवाल आसान है। आप लोगों से आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ नोट्स बनाते जाते होंगे, तो जो आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसकी पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।